Hello students, very good morning to all of you. Myself Dhirjan from Shivijar. आज की क्लास के अंदर हम फैक्ट्री एक्ट हम डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1948 जो हमारा चल रहा था, फैक्ट्री एक्ट 1948 इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी मैंने वीडियो 4 वीडियो बनाई है हमने अभी तक। 4 वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि ये फैक्ट्री एक्ट लगता कब है और किस पे लगता है और क्यों लगता है और कैसे लगता है। तो फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट की जो शुरुआत है वो 1881 से हुई थी। कब हुई थी? 1881 से फैक्ट्री एक्ट हमारा स्टार्ट हो गया था। बेसिकली उसकी नींव डाल दी थी, लेकिन धीरे धीरे फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो 1936 में आया, फिर 1948 में आया, फिर 1987 में आया, फिर ऐसे करके चेंजेस होते थे। लेकिन जो 1948 में जो एक्ट बना वो ही हमारा एक्ट काउंट होता है। मतलब पहला एक्ट बना था 1881 में, दूसरा एक्ट बना था 1936 में, तीसरा जो बना उसी को पूरा एक्ट माना गया। उसके बाद 3 बार संशोधन हुए थे इस एक्ट के अंदर। कितनी बार? 3 बार। इस एक्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बेसिकली कब हुई थी? तो एक्ट की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 28 अगस्त 1948 को ये एस्टेब्लिश हो गया था। कब? 28 अगस्त 1948 को। ठीक है, अगस्त की 28 तारीख को 1948 वर्ष में ये एस्टेब्लिश हो गया था और 1 अप्रैल 1949 को ये फाइनली अपना बिजनेस क्या करने लग गया, कमेंस करने लग गया। मतलब फैक्ट्री एक्ट एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 अप्रैल 1949 से। एक्ट में 48 है लेकिन एप्लीकेबल अगले साल की 1 तारीख को हुआ। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें 3 बार अमेंडमेंट हुए थे। एक तो 56 में, 76 में, 87 में। 56, 76, 87 ये तीनों अमेंडमेंट ईयर है। 3 बार अभी तक इसमें संशोधन हो चुका है। संशोधन मतलब किसी रेट में बदलाव कर दिया, कभी कुछ चेंज कर दिए। 3 बार परिवर्तन हुआ है अभी तक। इसके बाद हम बात करें इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉय का वेलफेयर करना, कर्मचारियों का क्या करना? कल्याण करना। कल्याण करने के पर्पज से ये क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, अब बेसिकली हम बात क्या करें तो ये कौन से आइटम है जो कारखाने में नहीं आते। भाई हमने कभी कारखाने का मतलब क्या है, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो कारखाने का मतलब क्या है? कारखाने का मतलब वो ऐसा कोई भी स्थान जो निर्माणिक इकाई कर रहा हो। निर्माणिक इकाई मतलब कोई भी चीज का निर्माण कर रहा हो, लेकिन निर्माण करने में कुछ चीजें आपकी इससे बाहर आएगी। जैसे अगर मैं बात बोलूं 5 आइटम कारखाने से बाहर माने जाते हैं, वो इस एक्ट में नहीं आते। रेलवे की चलानमान इकाई, रेलवे की चलानमान इकाई मतलब रेलवे नहीं आता इसमें। कोई भी सेना के चलायमान कार्मिक, सेना के कर्मचारी, रेलवे, सेना। तीसरा, कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, वो इसमें नहीं आएगा। लेकिन अगर राज्य सरकार ने बोल दिया कि वो फैक्ट्री है तो है, राज्य सरकार ने बोल दिया तो, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? कोई भी खान अधिनियम, ऐसा कोई भी खान अधिनियम लागू होता है किसी पर तो उस पर फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं होगा। खान अधिनियम बना था 1952 में। कब बना था? अगर खान अधिनियम किसी भी क्षेत्र पे लग रहा है, किसी भी संस्थान पे लग रहा है तो उस पर फैक्ट्री एक्ट नहीं लगेगा। और लास्ट हमारे पास रहता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट, उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक कुछ चीजें पढ़ी है। नंबर 1, फैक्ट्री एक्ट है क्या? बेसिकली फैक्ट्रियों पे लगता हुआ एक्ट है। फैक्ट्री जो क्या करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करती है। कौन कौन से एक्ट फैक्ट्रीज इसको कवर नहीं करती? एक तो खान अधिनियम 1952, रेलवे, सेना, रेस्टोरेंट, होटल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग यूनिट जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा वाली है, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे 4 नंबर का कि कौन कौन से क्षेत्र पर कारखाना अधिनियम 1948 लागू नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस एक्ट के अंदर हमने श्रमिक भी पढ़े थे। श्रमिक 3 टाइप के होते हैं। सुनना, हमारे जो श्रमिक है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 तरह के श्रमिक होते हैं? ध्यान रखना। एक तो होते हैं बच्चे, दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं नवयुवक। क्या बोलते हैं? नवयुवक, जिसको हम अडोलसेंट बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो एक होते हैं अडल्ट। क्या होते हैं? इंग्लिश में अगर मैं बात करूं
तो इसे बोलते हैं अडोलसेंट, इसको बोलते हैं चाइल्ड। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 3 तरीके के वर्कर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1 बच्चे, नंबर 2 आपके हो गए किशोर, और नंबर 3 हो गए वयस्क। बच्चे, किशोर और वयस्क। बच्चे कौन से होते हैं, बच्चे की डेफिनेशन दे रखी है। बच्चे कौन से होंगे, जो 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम है। जो 15 वर्ष से कम है वो भी बच्चे हैं, मतलब मैं यहाँ पे कह दूं 15 वर्ष से कम वाले होंगे बच्चे होंगे। सर कोई 15 से ऊपर है तो, लेकिन वो 18 से कम है, 15 से तो ऊपर है, 18 से क्या है, तो वो बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चे क्या होंगे, किशोर, क्या होंगे। और वयस्क कौन से होंगे, जो नॉर्मल सी बात है 18 वर्ष से ऊपर होंगे। आपने देखा होगा कुछ अपने मूवीज वगैरह देखते तो बोलते हैं अडल्ट मूवी है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 18 साल से ऊपर के व्यक्ति ही देख सकते हैं। कहने का मतलब बेसिकली वर्कर की डेफिनेशन में तीनों आते हैं, लेकिन ये बच्चे कभी भी वर्कर नहीं बन सकते, क्योंकि बाल श्रम इन पर लागू होता है। बाल श्रम एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा 15 साल का है तो उससे काम नहीं करवाया जाएगा, लेकिन 15 से ऊपर है तो गवर्नमेंट भी कहती है काम करवाओ। एक दिन में 4.5 घंटे, कितने, एक दिन में 4.5 घंटे आप हाईएस्ट काम करवा सकते हो बच्चों से, मतलब आधा दिन। कितने दिन, आधा। 9 घंटे नॉर्मली काम कर सकता है, करता 8 घंटे है, लेकिन 4.5 घंटे आप बच्चों से काम करवा सकते हो। उससे ज्यादा अगर करवाते हो तो इलीगल है, या उसको ओवर टाइम कह सकते हो, उसमें डबल टाइम से वेजेस दी जाती है। और किशोर की तो डेफिनेशन बताइए, 18 साल से ऊपर वाले व्यक्ति क्या होते हैं, किशोर की डेफिनेशन में काउंटर होते हैं। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अभी तक मैंने जो करवाया है पिछली 4 वीडियो के अंदर, उसका मैं समरी बता रहा हूं कि ये एक्ट लगा कब, 29 अगस्त को। 1 अप्रैल 1949 ये लागू हो गया। इस एक्ट में कुछ चीजें नहीं आती, वो मैंने अभी आपको बताई थी, रेलवे, सेना, फैक्ट्री, जो आपके खान अधिनियम जिस पे लागू होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा यूनिट, और आपका खान अधिनियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा यूनिट होगी। इसके अलावा आपका रेस्टोरेंट और होटल नहीं आते। लेकिन इसके अलावा हमने बच्चों की डेफिनेशन पढ़ ली। इसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे मैं बात बोल दूं इसके अंदर, तो इसमें निर्माण प्रक्रिया में 4 तरीके की इकाई संभव नहीं होती। 4 तरीके के जो चीजें हैं वो निर्माण में नहीं आते। एक तो वस्तुओं की छटाई कर रहे हो, छटाई करना इसका भाग नहीं है फैक्ट्री का। अनाज पीस रहे हो या बीन रहे हो तो वो भी नहीं आएगा। फिल्म का प्रदर्शन करना फैक्ट्री में नहीं आता। फिल्म बनाना आता है, फिल्म का प्रदर्शन नहीं आता। जैसे फिल्म में आप देखते हो, मूवी वगैरह में, अगर मूवी देख रहे हो आप होटल किसी सिनेमा हॉल में, तो वो फैक्ट्री का पार्ट नहीं है, मतलब वो फैक्ट्री के अंदर नहीं है, क्योंकि वो मूवी सिर्फ क्या कर रहा है, दिखा रहा है, बना नहीं रहा। जबकि फैक्ट्री में कोई चीजें बनती है। घास की गांठें बनाना, अब गांठ बना रहे हो, गांठ बना के साइड में रख रहे हो, तो वो भी फैक्ट्री का पार्ट नहीं है। हालांकि मैंने उसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए है, कुछ इसमें बहुत ज्यादा दे रखा था, वो चीजें मैंने कवर नहीं की है, क्योंकि वो अननेसेसरी, वो आप वैसे भी लिख सकते हो। मेन चीज अगर कंटेंट पता लग गए इस एक्ट के अंदर, आपको अगर डेट्स पता लगी, अमेंडमेंट की डेट पता लगी, इसमें की मेन चीजें पता लगी, तो आप नॉर्मली उस एक्ट को लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये एक्ट एप्लीकेबल क्या कहता है, ये कहता है कि ये एक्ट लगेगा कहां। सोचो 2 बंदे हैं, मान लो एक बंदा है मोहित, एक बंदा है रोहित। मोहित की भी फैक्ट्री है, रोहित की भी फैक्ट्री है। अब हुआ क्या, मोहित अपनी फैक्ट्री में कोई भी इंजन यूज नहीं करता, कोई भी इंजन यूज, कोई भी ऊर्जा यूज नहीं करता। सारा काम किसका है, हाथ से है। जैसे मैं बोलूं झाड़ू का काम करता है, किसका, झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू लिया था, झाड़ू के रॉ मटेरियल लेता है, बहुत सारी लेबर पड़ी है, लेबर को क्या कहता है, झाड़ू बांधो, काटो उसको, वो सारा काम लेबर से करवाता है। लेकिन अगर रोहित की बात करें, रोहित की भी फैक्ट्री है, रोहित अपनी फैक्ट्री में लगाता है बड़ी बड़ी मशीनें, कटिंग करने की, उसको पैकिंग करने वाली मशीनें हैं, वो भी झाड़ू का काम कर रहा है, पर वो क्या कर रहा है, उसको मशीन मिल रही है। दोनों में फर्क क्या, इसमें तो ईंधन प्रयोग में आ रहा है, इसमें ईंधन प्रयोग में, इसमें ऊर्जा यूज हो रही है, इसमें ऊर्जा, इसमें सारा काम लेबर कर रही है, इसमें काम मशीनी कर रही है। तो बताओ किस पे लगेगा फैक्ट्री। अगर यहां पर वर्कर मान लो 8 है और यहां पर है 18, तो किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे नहीं होगा।
दोनों पे नहीं होगा, दोनों पे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनना। अगर आपके यहां पर, इसमें रूल क्या सुनना ध्यान से, रूल ये कहता है अगर आप ऊर्जा का यूज कर रहे हो, ऊर्जा का यूज कर रहे हो, तो कम से कम 10 सदस्य होंगे, 10 सदस्य मतलब 10 कर्मचारी होंगे, तो भी ये एक्ट लग जाएगा। 10 से ज्यादा होने चाहिए, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा कर्मचारी होंगे तभी ये एक्ट लगेगा अगर ईंधन का प्रयोग हो रहा है। और ईंधन का प्रयोग नहीं हो रहा तो वहां पर ये लिमिट 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 20। अब सोचना, मैंने यहां पर बोल दिया कि यहां पर कर्मचारी 8 है, सॉरी यहां पर कर्मचारी कितने हैं, 18 है, और यहां पर कितने हैं, 8। अब ये 10 से कम है तो यहां पर फैक्ट्री एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर बात करें तो यहां पर कितने हैं, 18, तो यहां पर भी फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि इसमें ईंधन यूज नहीं हो रहा, और ईंधन नहीं यूज हो रहा तो 20 सदस्य चाहिए कम से कम। सदस्य कितने हैं, एक भी वर्ष इसके सदस्य अगर 20 से बढ़ जाते हैं, इसके सदस्य की संख्या मान लो 22 होगी, गलती से इसको काम बढ़ गया, झाड़ू की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, 22 कर्मचारी रख लिए। एक भी वर्ष अगर 22 कर्मचारी रख लेता है, मतलब 20 से ज्यादा, और ये 12 या 15 रख लेता है, डिमांड बढ़ गई, इसने 15 रख लिए कर्मचारी, क्यों, मशीनों के साथ साथ वर्कर भी चाहिए, लाने ले जाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, रखने के लिए, कहीं ना कहीं इसने 15 वर्कर रख लिए और इसने 22 रख लिए। तो एक बार अगर ये संख्या क्रॉस कर देता है 22, अगर 20 से क्रॉस हो जाती है तो पूरे वर्ष भर, पूरे जीवन काल वो एक्ट लागू होगा, चाहे उसकी सदस्य संख्या 20 से कम ही क्यों ना हो जाए। एक बार लागू हो गया ये एक्ट तो पूरे जीवन काल उस फैक्ट्री पर लागू होगा, चाहे सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या को भी पूरी ना कर रही हो। एक बार लागू हो गया तो लागू हो गया। वो कहता है बार बार हम ये नहीं चेंज करेंगे, एक बार लग गया, एक बार आपने 22 कर्मचारी रख लिए, अगले साल 15 रख लिए, 19 रख लिए, नहीं, एक बार भी अगर आपका लागू हो गया एक्ट तो वो पूरे वर्ष भर एक्ट लागू रहेगा, चाहे उसकी संख्या 10 से कम या 20 से कम हो जाए तो भी आपका ये लागू रहेगा ही रहेगा। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। तो हम बात करें तो चैप्टर जो 3rd है वो आपका है सफाई यानी हेल्थ। बेसिकली क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि धारा, इस जो एक्ट चल रहा है हमारा, कौन सा, फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट के अंदर धारा 11 से जो 20 है, धारा 11 से जो 20 है वो धारा किससे संबंधित होती है, इस सफाई से संबंधित है कि फैक्ट्री में सफाई के संबंध में क्या प्रावधान है। भाई आप वर्कर काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में बहुत गंदगी है, क्या होगा, गंदगी होने से उस गंदगी का प्रभाव बीमारी के रूप में किसके ऊपर पड़ेगा, कर्मचारियों के ऊपर पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फैक्ट्री में सफाई उचित होनी चाहिए ताकि कोई भी वर्कर उसको स्वास्थ्य संबंधी बीमारी ना हो, स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव ना पड़े, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है। हम अपनी हेल्थ के बारे में जैसे लिखते हैं वैसे ही इसके बारे में लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना, मैं कुछ आपको लाइनें बोल देता हूँ, थोड़ा सा उस पर गौर कीजिएगा। क्या कहते हैं, अगर हम बात करें किसी भी कक्षों की, तो जहां पर आप कक्षों में काम कर रहे हो वहां जो भी कचरा वगैरह पड़ा है वो सारा साफ कर देना। पहला पॉइंट ये कहता है कि कार्य कक्ष में फर्श, बेंचों से, सीढ़ियों से, रास्तों से कूड़ा करकट, बेकार और पदार्थों को प्रतिदिन झाड़कर हटाया जाना चाहिए। दूसरे ये कहते हैं कि कम से कम एक बार फर्श को तो धोना ही चाहिए। तो नंबर 1 पर बात क्या कहता है, नंबर 1 कि फर्श क्या होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, साफ वातावरण। इसी के साथ दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई गंदगी है तो उसे हटाकर क्या किया जाना चाहिए, साफ। फर्श को हमेशा क्या किया जाना चाहिए, फर्श को सप्ताह में एक बार धोना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, गंदा पानी जाम नहीं होना चाहिए। जहां पानी जम गया तो समझ लो मच्छर बिन बनाने लग जाएंगे। तो पानी की निकासी की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था। जैसे मान लो कि गन्ने का जूस बना रहे हो आप, और जब गन्ने का जूस बना के आप पैक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका स्क्रैप बचता है, कचरा बचता है। उस कचरे के लिए भी एक अलग स्थान होना चाहिए ताकि आप वहां उसको इकट्ठा कर सको, मच्छर ना बिन बनाए, इससे उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव ना पड़े। दीवारों, छतों आदियों पर अच्छी तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए, पुताई होनी चाहिए, जंगले वगैरह नहीं लगे होनी चाहिए, मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रति
5 वर्ष में एक बार पेंट होना चाहिए, 5 साल में एक बार पेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बार पेंट होना चाहिए, ये रूल है। अब 2 बार करवाते तो आपकी मर्जी है, कम से कम कितनी बार? एक बार। इसके बाद क्या करें, पानी पेंट से पोती जाती है तो उस पर कम से कम 3 वर्ष। अगर पानी पेंट है मतलब वाटर पेंट है तो 3 में एक बार, और अगर पानी पेंट के वार्निश करनी है, वार्निश का मतलब सिर्फ प्राइमर मारना है, तो वो 5 साल में एक बार। ये अलग अलग चीजें दे रखी है। वो कह रहा है अगर दुर्गंध आ रही है तो प्रति 14 माह में एक बार सफाई होनी चाहिए, और सफेदी करनी है, कली करनी है तो 14 माह में सफेदी एक बार और होनी। 14 माह का मतलब 1.25 साल में, लगभग 1.25 साल में हो गया, लगभग 15 महीने होते हैं, अपने 14 मान लो। 14 महीनों में एक बार तो आप उसकी पेंट सफाई कर लो, ठीक है, कड़ी कुड़ी कर लो। लेकिन अगर पूरे की बात करें तो 5 साल में एक बार क्या होनी चाहिए, उसकी पेंट होना चाहिए। कौन सा? कोई भी पेंट। आप ऑयल पेंट क्यों कहते हैं यहाँ पे ऑयल वाटर पेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर पेंट कारखानों में खराब कम होता है। अगर हम नॉर्मल पेंट करवा लें तो वो खराब जल्दी हो जाएगा, 5 महीनों में, 3 महीनों में खराब हो जाएगा। लेकिन ऑयल पेंट क्या होता है, जल्दी खराब नहीं होता, उसकी लाइफ 5 साल होती है। इसलिए उन्होंने कहा 5 साल में एक बार। ये वाटर पेंट इसलिए होता है, लगता है पानी की तरह, आप उसको पानी फेंकोगे ना, पानी सीधा नीचे आ जाएगा, जमेगा नहीं, सीलन वगैरह नहीं आती उसमें। इसीलिए कारखानों में क्या होता है कि ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज होता है, उस चक्कर में वो दीवारें खराब ना हो, इस चक्कर में उन्होंने ये 5 साल और 14 माह की अवधि रखी हुई है। 14 माह की अवधि वहां जहां पर आप ऑयल पेंट या वाटर पेंट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आओ, गंदे पदार्थ को हटाने की व्यवस्था। वो धारा, ये धारा 11 थी, ये धारा कौन सी थी? 11। धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 ये कहती है कि गंदे पदार्थों को हटाने की एक अलग से व्यवस्था होनी चाहिए और एक अलग से स्थान होना चाहिए जिससे आप हटा सकते हो। फिर आती है बात, हम नेक्स्ट करते हैं धारा 13 की। धारा 12 यही कहती है सिर्फ कचरे को हटाने का स्थान, हटाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जो धारा 13 है वो बेसिकली किससे लीड करती है? वो करती है हवादान से। हवादान क्या कहते हैं कि आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो वहां हवादान की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लो तुमको आग लगी या धुआं है, अब फैक्ट्री मान लो कि पूरी 4 दीवारी से घिरी हुई है, जाने के लिए हवा ही नहीं है, आपको हवा होल करने पड़ेंगे, ऊपर से या साइड से, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां से होल कर सकते, ताकि ये हवा अंदर ना रहे, सारा का सारा बाहर निकल जाए। और बाहर निकलेगा तो वहां के अंदर काम करने वाले कर्मचारी को कम नुकसान करेगा। ठीक है, इसके लिए भी उन्होंने एक प्रमाप डिसाइड किया है कि सामान्य तापमान के आधार पर भी किया है कि तापमान के अंदर नहीं होना चाहिए, इतनी हीट नहीं होनी चाहिए। अगर हीट हो रही है तो वहाँ एसी वगैरह या ठंडे वातावरण की व्यवस्था रखनी चाहिए। आपको वातावरण मतलब उसको ठंडा करें, ऐसी व्यवस्था रखी जाए। तापमान नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तापमान कम करने के लिए भी निर्देश दिए हुए सरकार ने कि एक लिखित आदेश दिया है, अगर कोई तापमान ज़्यादा है तो उसको निश्चित तिथि तक उसको अपने तापमान को नॉर्मल रखना पड़ेगा। धूल और धुआं की बात करें, धूल और धुआं जो हमारे धारा 14 में आता है, धूल और धुआं, धूल व धुआं। तो धूल तो आपने देखा होगा, जैसे कोई भट्टे है, अब भट्टे के अंदर धूल वगैरह उड़ती रहती है, तो इसके लिए श्रमिकों की सांस में प्रॉब्लम आ जाती है, सांस में बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके लिए व्यवस्था ये की है कि ऐसे उपकरण लगाए जाए जिससे धुएं, या एग्जॉस्ट फैन लगाए जाए। एग्जॉस्ट फैन से क्या होगा, वो धुएं बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, नमी या आर्द्रता की। धारा 15 में देखिए नमी या आर्द्रता। अब नमी और आर्द्रता का मतलब क्या है? कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें नमी मतलब शुष्क वातावरण में काम नहीं कर रहे, हम आर्द्र वातावरण में काम कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें नमी का रोल आता है। जैसे बात करें बिस्किट बना रहे हैं, अब बिस्किट में थोड़ा सा भी नमी आ गई तो बिस्किट क्या हो जाएंगे, खराब। तो आपको नमी और आर्द्रता के भी ध्यान में रखना है कि उसको निश्चित तापमान में रखना चाहिए, नमी और आर्द्रता से दूर रखना चाहिए। इसके लिए उसके अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे। इसके बाद अत्यधिक भीड़ की बात करते हैं। धारा 16 हमारी अत्यधिक भीड़ से संबंधित है कि आपके फैक्ट्री में ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर भीड़ होगी तो क्या होगा, भीड़ होगी तो क्या होगा, नॉर्मली होता क्या है, जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी वहाँ वैसे ही प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। एक तो क्राउड जितना ज़्यादा होता है, आदमी की टेंशन उतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से फैक्ट्री ज़्यादा होती है, तो एक तो एनवायरनमेंट खुला होना चाहिए, फैक्ट्री में भीड़ी नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा खुली होगी उतना अच्छा होगा, और जितने ज़्यादा वर्कर कम होंगे उतना ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव सही पड़ेगा। ठीक है, श्रमिक का स्थान निर्धारित होना चाहिए, हर श्रमिक को अलग अलग कार्य सौंपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो भूतल से जो ऊंचाई है, या अगर अंडर
अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं तो लगभग 4.2 मीटर के आसपास, 4.2 मीटर के अंदर ही भूमि से नीचे काम कर सकते हैं, वो उससे नीचे काम नहीं करते, फिर सांस की प्रॉब्लम आ जाती है जैसे खाना वगैरह में। फिर हम बात करें श्रमिकों की संख्या निश्चित कर दें कि कहाँ पर कितनी श्रमिकों की संख्या होनी चाहिए। कहीं कहीं इसके लिए छूट में भी प्रावधान है, स्वास्थ्य संबंधी छूट के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश की, 17वां नंबर प्रकाश। हाँ, जहाँ लाइट की जरूरत हो वहाँ लाइट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंधेरे में काम कर रहे हैं तो उनके आंखों पे भी प्रभाव पड़ सकता है, तो आंखों में प्रभाव ना पड़े इसके लिए उनके लिए रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, मान लो गलती से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही नीचे जमीन में, तो वहां पर ऐसे होल बनाने चाहिए, रोशनदान बनाने चाहिए जिससे उनको दिक्कत ना हो, आंखों पर प्रभाव ना हो। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो सारी इसके अंदर आ रही है, बस वो समराइज करके बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी इस बुक को उठाना ना पड़े, ठीक है। और नियम बनाने का अधिकार है। नियम बनाने का अधिकार क्या है कि अगर मान लो कि प्रकाश के संबंध में कोई नियम बना रही है गवर्नमेंट, तो हमें उनको पूरा करना पड़ेगा। नियम बनाने से ऐसे जैसे मान लो बोल दिया गवर्नमेंट ने क्या कि इतने वाट के इलेक्ट्रिक होना चाहिए, ज्यादा वाट का तो खराब करेगा, और 10 वाट का लगा दे तो 0 वाट का लगा दे तो काम ही नहीं करेगा। तो एक अगर रूल बना हुआ है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस एक्ट में अभी तक कोई रूल नहीं बना, और बनेगा तो वो धारा 17 और 18 के बीच में आएगा, 17 के बीच में आएगा। 18 में बोला है पेयजल की व्यवस्था, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में पेयजल की व्यवस्था के लिए उचित स्थान होता है, वैसे ही फैक्ट्रियों में भी वर्कर के लिए क्या होगा, उचित स्थान होगा। अब ठंडे जल के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। शौचालय के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, 6 मीटर के भीतर भीतर होना चाहिए। वो 6 मीटर का मतलब लगभग 6 मीटर का मतलब ये हो गया कि ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पास में होना चाहिए फैक्ट्री के, ताकि उनको समय कम लगे। तो पेयजल के लिए 6 मीटर की दूरी निर्धारित की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिखा होना चाहिए वहां पर ठंडे पानी, पीने का पानी, ये लगी होनी चाहिए तख्ती, ताकि उनको पता लगे ये पीने वाला पानी है, ये कौन सा है, नहाने वाला पानी है, ठीक है। और नियम बनाने हैं तो इसमें बना सकती है धारा 18 में। अब हम बात करें शौचालय की, तो 19 नंबर शौचालय, अगर पानी पिएंगे तो शौचालय का भी प्रयोग होगा ही होगा। अब शौचालय के लिए क्या है, तो शौचालय की जो प्रावधान है वो धारा रखे हैं धारा 19 में। मैं धारा का नंबर आगे लगा रहा हूँ साथ में। क्या कह रहा है कि शौचालय के लिए मूत्रालय ऐसे स्थानों पर स्थापित होने चाहिए ताकि आसानी से वहां पे पहुंच जाए, और संख्या भी प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं है 10 वर्कर चले गए वेट कर रहे हैं, तो उनके जो समय है वो इस तरीके से होना चाहिए ताकि वहां पर टाइमली वो अपना जो भी शौचालय के अंदर वो कार्य करके, और जो भी अपने शौचालय के स्थान ऐसे होने चाहिए ताकि श्रमिक कार्यक्रम में कार्य के दौरान आसानी से वहां पहुंच सके, और संख्या भी क्या होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। स्थिति क्या कह रहा है कि उनमें जाने का मार्ग कार्य कक्ष से होकर वहां ना जाए, अलग से होना चाहिए, वो अलग से सेपरेट बनाना चाहिए, बीच में नहीं, किसी कमरे के बीच में से जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, उनको डिस्टर्बेंस होगी, तो अलग से बनाना चाहिए ताकि वो चीज ही अलग हो। और 250 से अधिक श्रमिक होते हैं तो चमकीली टाइलें लगानी है। कौन सी? चमकीली टाइलें लगानी है। और कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक? 90 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा लंबे वाला फुट्टा, बड़े वाला वो 15 सेंटीमीटर का होता है, छोटे वाला 15 का, बड़े वाला 30 का होता है। और 30 को 3 बार, मतलब 3 बार वो स्केल ऐसे कर लेना, इतनी ऊंचाई हो जाएगी। इतनी ऊंचाई तक आपको क्या रखनी है, टाइलें लगानी पड़ेगी। और संख्या निश्चित है, और नियम बनाने तो बना सकती है। एक आता है पीक दान। धारा पीक में क्या आता है, बीच में पीक दान। जैसे गुप्त दान होता है वो दान करने के लिए होता है, पीक दान थूकने के लिए होता है कि वर्कर को अगर कोई थूक वगैरह कर रहे हैं या फिर कुल्ला कर रहे हैं तो उसके लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि वो कुछ थूक अलग से अगर दीवारों पर थूक रहे हैं तो उसके लिए जुर्माना रखा है 5 रुपए। कितने? 5 रुपए। ये धारा 20 में। तो फाइनली हमने आज की क्लास के अंदर इस चैप्टर को ये डिस्कस किया है कि इस चैप्टर के अंदर सफाई के संबंध में ये 20 प्रावधान होने चाहिए। धारा 11 से लेकर धारा 20 तक 10 प्रावधानों में मैंने 20 पॉइंट कवर किए हैं, 10 पॉइंट कवर किए हैं। इसको अच्छे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। थैंक यू।